तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग फिर से रात 8 बजे का इंतजार कर रहे थे। रात के 8 बज चुके हैं, हम लोग लाइव आ चुके हैं और हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं और बार बार गलत भी हो जाते हैं। तो वो कौन से प्रश्न हैं परीक्षा में बार बार आते हैं और बार बार गलत हो जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप सबको बता दें कि होली आने वाली है। होली खूब मन से खेलिए, पेड़ मत काटिए और इको फ्रेंडली होली खेलिए। जो नेचर्स के कलर हैं उनका उपयोग करिए और स्वयं भी स्वस्थ रहिए, औरों को भी स्वस्थ रखिए। जल पानी थोड़ा सा कम गिराइए, जितना कम हो सके, क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर आई है कि बेंगलुरु शहर में जल नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने पीढ़ी के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए पानी बचा के रखें, क्योंकि पूरे विश्व का जो पीने योग्य पानी है केवल 4% भारत के पास है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पे पहुंच गई है। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या पानी पीने के लिए छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। ये थोड़ी सी एडवाइस है। और होली के उपलक्ष्य में टीचर्स एकेडमी ने एक ऑफर आपको दिया है, 90% तक की छूट दिया है और एक नया बैच भी स्टार्ट किया है। ये नया बैच DEET यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीगेट जैसी प्रवक्ता केवीएस एनबीएस बीपीएससी 3 बीपीएससी 4 के लिए होगा। और ये बैचेस आपके सब मिलेंगे एक नए बैच के रूप में, जिसका नाम होगा टारगेट नौकरी 2024। आप इस छूट का फायदा कैसे उठा सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करके, हमारा नंबर है 9628959237 पर। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण है और एकदम नए तरीके का प्रश्न है। आप सबके कमेंट्स की शुरुआत हो जानी चाहिए। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, उत्तर आधुनिकता शब्द आपने बार बार सुना होगा और यहां पर पूछा गया है कि उत्तर आधुनिक चिंतन क्या है। तो आधुनिकता के बाद जो है उत्तर आधुनिकता शब्द बार बार आपको मिलता है। तो उत्तर आधुनिकता में क्या है, यहां पूछ रहा है कि निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है। चलिए, यहां पर ऑप्शन है, क्या है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि उत्तर आधुनिक चिंतन है क्या। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, जिससे हम भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लें, क्योंकि आप सबके कमेंट जैसे आएंगे वैसे मैं भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करूंगा और एक के बाद एक प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। आवाज जा रही होगी, वीडियो चल रहा होगा, सब कुछ मस्त और एकदम बढ़िया होगा। आज के वीडियो में कम लोग आए हैं, ऐसा लग रहा है कि होली का प्रभाव आ चुका है। फटाफट चलिए शुरू करिए। उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद एक शब्द आता है जिसे इंग्लिश में पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद दरअसल है क्या। एक प्रकार का यह दर्शन है और यह दर्शन क्या कहता है, यह पश्चिमी का दर्शन है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का एक आंदोलन है जो व्यापक संशयवाद, व्यक्तिवाद या सापेक्षवाद की विशेषता है। देखिए, जैसे जैसे हम विकसित होते हैं और जैसे जैसे हम खूब लिटरेट होते हैं, लिटरेसी बढ़ती जाती है, खूब हमारे पास पैसा आ जाता है, हम क्या हो जाते हैं, नितांत व्यक्तिक हो जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं। और जब हम व्यक्तिगत होते जाते हैं, जब हम व्यक्तिक होते जाते हैं, तो उसमें परिवार संस्था टूटने लगती है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनते हैं और एकल परिवार में केवल पति और पत्नी रह जाते हैं, या जो किशोर बच्चे हैं वो रह जाते हैं। 15-16 साल के ऊपर के बच्चे या 12 साल के ऊपर के बच्चे भी परिवार के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें हॉस्टल्स में छोड़ दिया जाए, वो हॉस्टल की जिंदगी व्यतीत करते हैं और उनके अंदर जो संवेदनशीलता है, जो एथिकल वैल्यूज है, जो जिसको आप मोरल वैल्यूज भी कह सकते हैं, वो समाप्त हो जाती है। तो ये आधुनिक चिंतन की एक प्रक्रिया है और आधुनिक चिंतन में ये संभव हो पाता है जब व्यक्ति के पास पैसा हो जाता है, व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो व्यक्तिगत होता चला जाता है और यही एक शिक्षा का दोष है। तो यहां पर जो ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में हम एक सही ऑप्शन चुनेंगे। तो दरअसल जब हम उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं तो संशयवाद हो जाता है, व्यक्तिवाद हो जाता है, सापेक्षता इसमें बढ़ जाती है और इसमें तीव्र संवेदनशीलता जो है वो समाप्त हो जाती है। और ये
जो है इसमें आत्मज्ञान, अस्तित्व, अति यथार्थवाद जैसी चीजें सामने आने लगती है। तो यहां पर जो सबसे पहला जो प्रश्न है, जो उसका जो पहला उत्तर है वो राइट है, यानी एकार्थता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अर्थ निरपेक्षता। तो यहां पर एकार्थता नहीं सही होगी, कई अर्थ होते हैं। अनेकार्थता ये भी नहीं सही है, सर्वतार्थता ये भी नहीं सही है। यहां लिखा है अर्थ निरपेक्षता। जो अर्थ होता है किसी के सापेक्ष नहीं होता है। आधुनिक काल में, उत्तर आधुनिक काल में निष्पत्ति में से अगर जैसे मान लीजिए यहां शब्द, मान लीजिए कोई शब्द है, मान लीजिए हमने कोई शब्द लिखा, तो उस शब्द का जो अर्थ होगा, उस शब्द का जो अर्थ होगा वो एक अर्थ वाला होगा, अनेक अर्थ वाला होगा, सर्वतार्थता मतलब सभी हमेशा के लिए वही अर्थ होगा, या अर्थ निरपेक्षता, या वो अर्थ जो होगा वो निरपेक्ष होगा, वो किसी से मतलब ये कह सकते हैं कि वो कोई पूर्व धारणा लेकर वह अर्थ उत्पादित नहीं करेगा। तो एकदम सही जवाब है यहां पर अर्थ निरपेक्षता हो जाती है। यानी कोई भी शब्द जिसका कोई एक अर्थ निश्चित नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, हर एक समय, हर एक काल, हर एक विषय में उसका अलग अलग अर्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कहा, क्या कहा, आपने अपने दोस्त को कहा कि मेरा दोस्त जो है वो आ, आग लगाने में बहुत तेज है। आग लगाना और आग जलाना, देखिए दोनों लगभग एक सा है, लेकिन दोनों बड़ा अलग अलग उत्तर है। इसी तरीके से एक शब्द है खून। देखिए यहां पर खून होना, रक्त होना, ब्लड होना, यहां पर देखिए तीनों एक ही चीज है। अगर अर्थ सापेक्षता होती तो तीनों का एक ही अर्थ होता, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए आशुतोष जी, यहां पर कई कोर्सेज हैं। जो हमारा नया कोर्स है उसकी फीस ज्यादा है थोड़ी सी, जो नया बैच चल रहा है, बाकी पुराने बैचेस में फीस कम है। ठीक है, आप ऐप पर जाके फीस देखिएगा, ऐप पर जाके फीस देखिएगा, तो ऐप पर आपको फीस दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर है। हम बात कर रहे थे खून, रक्त और ब्लड, तीनों एक ही चीज है, लेकिन तीनों का अपना अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब बात करते हैं उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति, तो यहां पर अर्थ निरपेक्षता इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? फटाफट बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। चलिए फटाफट बताइए, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? हम बात करेंगे कुछ जापानी भाषा के शब्द जो हमारे हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं। तो उसमें एक सबसे प्रमुख शब्द है जो बार बार पूछा जाता है, वो है रिक्शा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और यह काफी चर्चित प्रश्न भी है, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए इन सब में क्या है साथियों, देखिए जो नया बैच है मेरे भाई, उसमें सब कुछ नया पढ़ाया जाएगा, नए ट्रेंड से पढ़ाया जाएगा, टारगेट डेज में पढ़ाया जाएगा। पुराना बैच ले लीजिए, रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, या जो रनिंग बैच ले लीजिए, तो नए बैच में थोड़ा सा ज्यादा तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें नई ऐड की जाएंगी, चीजें चेंजेस भी आते रहते हैं। आप मेरी कोई भी क्लास पढ़ेंगे
इस बैच से अगले बैच में आपको बहुत सारी चेंज मिलेंगे, क्योंकि आप जब पढ़ाते हैं, जितनी बार पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें नई ऐड ऑन होती जाती हैं। ठीक है, परीक्षा भी चेंज होती रहता है, उसका प्रारूप भी। अब जो नया पैटर्न है, नया आयोग बन रहा है, तो नए आयोग में पूरे परीक्षक मंडल नए बनेंगे, एकदम से नया। पिछला परीक्षक मंडल जिससे लगभग हम परिचित थे, कौन कौन पेपर बनाता था, कैसा पेपर बनाता था, ये मालूम चल जाता था पहले, आगे पीछे या बाद में, मतलब किस तरह के लोग पेपर बना रहे हैं। तो उसमें दो तरह के लोग थे, एक तो ज्यादातर जो रिटायर्ड प्रोफेसर थे वो पेपर बना रहे थे। तो थोड़ा बहुत आइडिया जब लग जाता है कि किस तरह का प्रश्न पत्र बन सकता है, उस तरह का हम लोग तैयारी करवाते हैं। इस बार जो पैटर्न है वो पूरा परीक्षक मंडल ही नया बनेगा। तो जब नया परीक्षक मंडल बनेगा तो स्वाभाविक है कि पैटर्न इस बार पिछली बार की तुलना में काफी परिवर्तित होगा। और इस बार यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह का पेपर बनाया जाए, भले मेरिट कम जाए, कि अगर कोई पेपर आउट भी करवा ले, कोई पेपर नकल कर भी करना चाहे, तब भी वो हल ना कर पाए जल्दबाजी में। मेरिट भले कम जाए लेकिन पेपर को कठिन बनाया जाए, ये इस बार बात चल रही है। तो अब हम लोगों के लिए भी थोड़ी सी चुनौती बढ़ गई है कि अब स्तर बढ़ा के पढ़ाना पड़ेगा। पहले वस्तुनिष्ठ किताबों से तैयारी हम लोग करवा देते थे, तो अब उससे नहीं चल पाएगा काम, थोड़ा सा स्तरीय पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो यहां पर एक शब्द आता है जातीय शब्द। जातीय शब्द का मतलब कोई जाति नहीं है, जातीय का मतलब कहां कोई जाति नहीं है। ठीक है, जैसे भारतीय, भारतीय, भारतीय भी क्या है, एक जाति है। राष्ट्रीय फलक में भारतीय भी क्या है, एक जाति है। ठीक है, इसी तरीके से जो लोग हिंदी भाषी हैं, जो लोग हिंदी भाषी हैं, वो उनको भी हम क्या कह सकते हैं, यह भी एक जाति है। ठीक है, अब मान लीजिए जहां पर जापानी, कोरियाई, ऑस्ट्रेलियाई, बहुत सारे भाषाओं के लोग हैं, वहां पर कोई अगर हिंदी भाषा का व्यक्ति है तो वो क्या है, हिंदी जाति का है। इसी तरीके से जहां पर अमेरिकन है, स्विट्जरलैंड के लोग हैं, डेनिश लोग हैं, आयरिश लोग हैं, वहां पर अगर कोई भारतीय है तो भारतीयता क्या है, एक जाति है। ठीक है, तो जाति जहां राष्ट्रीय अर्थ की बात की जाती है, तो यहां पर सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इस क्रम को देखें तो सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले इस क्रम में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस क्रम में सबसे पहले आते हैं, और दूसरे स्थान पे आते हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा, ये दो नाम आपको याद रखने होंगे। अगर ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होते तो हम यहां पर इसका राइट आंसर लगाते रामविलास शर्मा। ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों लोग हैं, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चलिए, चिंतामणि सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे। चलिए फटाफट बता दीजिए, चिंतामणि सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? और आपको यह भी बताना है कि चिंतामणि भाग एक में, चिंतामणि भाग एक में कुल कितने निबंध हैं? ठीक है, चिंतामणि भाग एक में कुल कितने निबंध हैं, आपको यह भी बताना है। हम बात कर रहे हैं चिंतामणि भाग एक की। चिंतामणि भाग एक जो कि रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, और इसमें सबसे पहले जो इसका नामकरण किया गया वह विचार बीथी के नाम से किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने कुल 4 भागों में चिंतामणि को लिखा। चिंतामणि भाग एक जो आता है, इसकी डेट याद रखिएगा 1939 है, 1939 में। दूसरा 1945 में, यानी कि पहले के 6 साल बाद। 45 के बाद 83 में, और फिर
2004 में। इनकी डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो साथियों आपको डेट भी याद रखनी है। क्या रखना है आपको? डेट याद रखनी है। पहला 1939 में, दूसरा आपका 1945 में, तीसरा 1983 में और चौथा 2004 में। चारों के संपादक आपको याद रखने हैं। केवल इसमें एक ही ऐसा है जिसका संपादन स्वयं शुक्ल ने जी किया। पहला कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल, जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया। दूसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादन किया। तीसरा नामवर जी ने संपादन किया। और चौथा दो लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसका संपादन किया, ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी। ये चार लोगों ने ये चार हैं और चार में ये आप जान गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो चिंतामणि है, यह निबंध बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो महत्वपूर्ण निबंध है उसमें कितने निबंध हैं? तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि चिंतामणि में 17 निबंध हैं। क्या राइट आंसर है? आपको यह बताना है कि चिंतामणि निबंध में बाल मनोविकार से संबंधित निबंध है कि नहीं है, सॉरी मनोविकार से संबंधित निबंध है कि नहीं, और जो मनोविकार वाले निबंध है उनकी संख्या कितनी है, और सैद्धांतिक निबंध क्या इसमें है कि नहीं है। अगर सैद्धांतिक निबंध हैं तो सैद्धांतिक निबंधों की संख्या कितनी है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जी से। चलिए फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके। दरअसल रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध लिखे, जिसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये 10 निबंध जो है इनके मनोविकार संबंधित है। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्तिमार, मानस की धर्मपूर, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्त वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। ये कुल 17 निबंध है, जिसमें 10 और 7 का रेशियो है। 10 निबंध इनके मनोविकार से संबंधित है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया है? चलिए बताइए। यहां पर देखिए साहित्य शब्द की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? साहित्य की बात की जा रही है। किस ग्रंथ में साहित्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर विश्वनाथ ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है साहित्य दर्पण। ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य दर्पण है। आप ये मुझे बताएंगे कि जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है, जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है, इसमें कितने अध्याय, प्रकाश या खंड हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। साहित्य दर्पण, जल्दी से बताइए, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना होती है। ठीक है, साहित्य दर्पण की रचना किस में हुई है? खंड में हुई है, पाठ में हुई है, अंश में हुई है, भाग में हुई है, परिच्छेद में हुई है, समय में हुई है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो यह ग्रंथ लिखा गया, यह परिच्छेदों में विभक्त है और साहित्य दर्पण में कुल 10 परिच्छेद हैं। और इस साहित्य दर्पण का एक बहुत चर्चित पंक्ति है जो पूछी जाती है, और यह आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो दरअसल इसका जो छठा परिच्छेद है, छठवें परिच्छेद में नायक और नायिका से संबंधित चर्चा की गई है। नायक और नायिका से संबंधित जो चर्चा की गई है, यह इसके छठवें परिच्छेद में की गई है। किस परिच्छेद में की गई है? छठवें परिच्छेद में की गई है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य दर्पण में महाकाव्य का भी विवेचन किया गया है, जिसमें साहित्य में बताया गया कि महाकाव्य की क्या पहचान है, आप किसको महाकाव्य कह सकते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि महाकाव्य की परिभाषा क्या है। तो सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः शूरः। महाकाव्य का जो नायक है वो सुर होना चाहिए, असुर नहीं, सुर होना चाहिए। संद्वशः क्षत्रियो वापि धीरो दात गुणावंती।
एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगार शांता में को अंगी रस हिस्यते। और एक रस होना चाहिए, अगर श्रृंगार है तो बहुत अच्छी बात है। अंगानि सर्वे अपि रसाम सर्वे नाटक संधयः इतिहास शोधम वृत्तयम सज्जनानां श्रयम चत्वार सत्य वर्गाः इस्युते स्वं च फलम भवेत। इतिहास से जुड़ा हुआ कथन होना चाहिए, और हो सके तो जो एक सज्जन होना चाहिए या कोई वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए चारों वर्गों में से। आदौ नमस्क्रिया सुरवा वस्तु निर्देशम एव क्वचंदा खलीनादाम सदा गुण कीर्तनम। महाकाव्य की कथा जो है वह किसमें होनी चाहिए, किसमें नहीं होनी चाहिए, महाकाव्य का परिचय बताते हैं। हिंदी में उसका परिचय आपको मैं देता हूं, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। महाकाव्य की कथा जो होती है सर्गों में विभक्त होनी चाहिए। इसका नायक कोई देवता अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई अच्छे कुल में उत्पन्न व्यक्ति होना चाहिए। इसमें श्रृंगार वीर शांत इन तीन रसों में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो श्रृंगार वीर और शांत में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। अंगिरस जिसको कहा जाता है, कोई एक अंगिरस होना चाहिए। इसमें नाटक की सारी संधियों का प्रयोग होना चाहिए। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहति का होना आवश्यक है। काव्य का कथानक ऐतिहासिक होना चाहिए। आप जानते हैं कि काव्य का कथानक तीन प्रकार का होता है, या तो ऐतिहासिक होगा, या तो कल्पित होगा, या तो मिश्र होगा। ठीक है, इसमें चारों वर्गों का प्रयोग होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन होना चाहिए। आरंभ में नमस्कार आशीर्वचन होना चाहिए या मंगलाचरण होना चाहिए। मंगलाचरण बहुत आवश्यक है। मंगलाचरण क्या है? तो मंगलाचरण होता है जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है। जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? शिव की स्तुति की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी स्तुति की गई है? शिव की। तो शिव की स्तुति की गई है। इस तरह से कहीं ना कहीं स्तुति होनी चाहिए किसी न किसी देवता की। दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। सर्गों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, सर्गों की संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए या 8 से अधिक होनी चाहिए। अगर किसी भी में 8 से कम सर्ग हैं तो उसे महाकाव्य की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। इसमें संध्या, सूर्य, चंद्र, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः काल, मध्याह्न, इन सब का प्रयोग होना चाहिए। और महाकाव्य का जो नामकरण है कवि, कथा, वस्तु, नायक अथवा किसी अन्य चरित्र के नाम पर होना चाहिए। जैसे पढ़ते ही लग जाए कि किसकी चर्चा हुई है, यानी कि उसमें किसका, कवि के नाम पर हो, कथा वस्तु के नाम पर हो, नायक के नाम पर हो, या किसी अन्य चरित्र को ध्यान में रखते हुए इसमें जो है उसका नामकरण होना चाहिए। महाकाव्य में प्रत्येक शास्त्रार्थ को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो यहां पर सर्गों का नाम सर्गगत कथा के आधार पर होना चाहिए, यानी जो उसमें कई सर्ग आए उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे थे विश्वनाथ के अतिरिक्त किसने साहित्य के शब्द को लिया है? तो यहां रूप्यक ने इसका प्रयोग किया है। किसने किया है? रूप्यक साहब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के अर्थ में काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? फटाफट बताइए। देखिए, आज जितने भी प्रश्न करा रहे हैं थोड़े से कठिन जरूर हैं, लेकिन मजेदार प्रश्न है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? चलिए, देखिए यहां पर दो तरह का विभाजन हो जाता है काव्य में। ठीक है, एक तो शब्द के आधार पर चलता है और दूसरा अर्थ के आधार पर चलता है, और तीसरा जो है वह दोनों को महत्व देता है, वह शब्दार्थ के आधार पर चलता है। ठीक है, आपने काव्य शास्त्र पढ़ा होगा तो काव्य की परिभाषाओं में देखा होगा कि एक वर्ग है जो शब्द पे बात करता है, दूसरा अर्थ पर। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कुछ लोग हैं जो
शब्दार्थ दोनों को महत्व देते हैं, कुछ लोग शब्द को देते हैं और कुछ लोग अर्थ को ही देते हैं। तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन के शुभारंभ किसने किया, अर्थ के आधार पर वैज्ञानिक विवेचन किसने शुरू किया? तो देखिए, हम आपको जब भी याद कराते हैं तो ट्रिक्स याद कराते हैं। ध्यान रखिएगा, वामन को हम लोग क्या याद करते हैं? वामन का मतलब ब्राह्मण का अपभ्रंश कर दें तो हो जाता है बाभन। लोग क्या कहते हैं? बाभन को बाभन कहते हैं, तो वामन को बाभन हम याद करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी चीजों का जो शुभारंभ होता है वो कौन करते हैं? वो बाभन लोग करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं। ठीक है, ये जाति से मतलब मेरा इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ट्रिक इससे बन जाती है, इसलिए मैं इस तरीके से बताता हूं। तो इससे जाति को मत आप जोड़िएगा। हम बात कर रहे हैं काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया, तो वामन को हम बाभन से कर लेंगे, क्योंकि वामन को अवतार भी माना जाता है ईश्वर का, तो वैसे भी हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? बहुत तगड़ा प्रश्न है, मतलब एक मजबूत तरह का प्रश्न है, बताइए। चलिए फटाफट बताइए। देखिए, हम बात करते हैं रस की। जब हम रस की बात करते हैं साथियों, तो रस की जब चर्चा होती है तो रस की चर्चा भरत मुनि से शुरू होती है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, और नाट्य शास्त्र में जो नट है या जो नाटक है, नाटकों का जो आधार उन्होंने बताया, नाटक का जो उन्होंने आधार बताया वो रस बताया। रसों को क्या बताया? नट का आधार बनाया। अब जो रस हैं वो हर नाटक में होने चाहिए। कितने प्रकार के रस होने चाहिए? तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि हम जो रस की बात करेंगे तो वो 6 रस की ही बात करेंगे, सॉरी 8 रस की ही बात करेंगे, हम 9वें रस की बात नहीं करेंगे। कौन सा रस है? शांत रस है। शांत रस की बात हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शांत रस क्या है? जिसमें संसार की निस्सारता की बात की जाती है कि दुनिया मोह माया है, टीजीटी पीजीटी कुछ नहीं है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या रखा है पढ़ाई में, मत पढ़ो, मत लिखो, कुछ मत करो, परेशान मत हो, आत्मा मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। वैराग्य की भावना जो है, ये कह दे शरीर मिथ्या है, यह कन तन कागज का पुतला रे, लागे बूंद बिनस जाए पल में, गर्भ करें क्यों इतना रे। तो मतलब अगर इस तरह की अवधारणाएं बात हो रही हैं, तो भरत मुनि कहते थे कि भाई नाटक लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, नाट्यशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दरअसल ब्रह्मा जी ने पूरी धरती जब बना दी तो उन्होंने देखा कि जो निचला वर्ग है, जो निचला वर्ग है वो मनोरंजन का सारथी नहीं है, उसको मनोरंजन के साधन नहीं मिल रहे हैं। राजा तो अपने दरबार में कोई नायिका उसको बहुत पसंद आ गई तो उसको राजनर्तकी घोषित कर दिया, या उसको उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, ये नगर वधु घोषित हो गई। अब एंजॉय कर रहे हैं राजा, मंत्री का भी एंजॉय है। यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग थे वो एंजॉय के अधिकारी थे। अब गवर्नमेंट जॉब वाले का मतलब ये है कि राजा के यहाँ जो भी काम करने वाले थे वो उसके अधिकारी थे। वो शिकार भी खेल लेते थे, वो राजा के दरबार में नर्तकी रहती थी, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले संगीतकार होते थे, गवैया होते थे, सबका एंजॉय करते थे। लेकिन जो बाकी जनता थी, जो निचला तबका था, वो मनोरंजन का अधिकारी नहीं था, उसको मनोरंजन के साधनों की कमी थी। तो भरत मुनि को आदेश दिया किसने? आचार्य नंदकिश्वर ने स्वप्न में आके, कि भैया ऐसा है कि ब्रह्मा जी आके हमको आदेश दिए हैं, तुम ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें जो वेदों को भी नहीं पढ़ते हैं लोग, और जो मनोरंजन के अधिकारी भी नहीं है, जो मनोरंजन की दुनिया से पीछे, उनका मनोरंजन हो सके। तो भरत मुनि ने एक प्रकार का ग्रंथ लिखा जिसे नाट्यशास्त्र कहा गया, और इसे पंचम वेद का भी श्रेणी दी गई। तो इसलिए इसकी रचना की गई क्योंकि जो लोग कट गए हैं उनको भी मनोरंजन प्रदान किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि नाटक देखने जो जाएगा वो मनोरंजन करने जाएगा, और मनोरंजन करते समय अगर उसको मोह माया से दूर कर दिया जाए, विरक्त कर दिया जाए, तब तो बेकार हो जाएगा। सब यहाँ आनंद लेने जा रहे हैं और वहां दूसरा कुछ होने लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शांत रस को हम नाटकों के अंतर्गत नहीं रखेंगे, हम रसों के अंतर्गत नहीं रखेंगे, इसलिए शांत रस को उन्होंने रस से बाहर कर दिया। जब शांत रस को उन्होंने बाहर कर दिया तो यहां पर रसों के आधार पर नाटकों की शुरुआत किसने किया था? भरत मुनि ने। अब उन्हीं के चेले आए 4 लोग, जिन्होंने चारों रसों को, मतलब 4 लोगों ने रसों की जो है व्याख्या की, नाट्यशास्त्र की व्याख्या की। और सबसे अंत में जो आते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी हैं। सबसे पहले नाट्यशास्त्र की टीका इन्हीं को प्राप्त होती है। तो इन्हीं के चेले थे, या इन्होंने ही इस पर टिप्पणी लिखी थी। अभिनव गुप्त ने जो ग्रंथ लिखा, उसी ग्रंथ में उन्होंने बताया कि जो रस है, नाटक या काव्य रचना का कोई अंग या तत्व नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोई
काव्य रचना है, कोई काव्य रचना है या साथियों कोई नाटक है, तो इसका जो रस है, वो जो रस है वह उसका अंग नहीं है। रस क्या है? अंग नहीं है। इसके पहले जितनी भी व्याख्या होती थी उसमें यह कहा जाता था कि जो काव्य रचना है या जो नाटक है वो क्या है? इसका अंग होता है। वो कहते हैं कि अपितु समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है, यानी कि कहीं अलग नहीं है, इसी में वो सर्वांगीण रूप से घुला मिला हुआ है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि शरीर में प्राण कोई अवयव या तत्व नहीं है, वैसे ही रस भी साहित्य का कोई अवयव या तत्व नहीं है। तो आप कहते हैं कि रस को हम अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अवयव है, कोई तत्व है, तो उसको अलग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि शरीर का हाथ अवयव है कि नहीं, हाँ अलग है, हाँ, तो इसको हम काट के अलग कर सकते हैं, एकदम सही बात है। लेकिन हम कहते हैं कि प्राण जो है वो शरीर का अवयव है या अंग है, तो नहीं है। प्राण अगर निकल गया तो सब कुछ निकल गया, सब खत्म हो जाता है। यानी कि एक अवधारणा है कि ये कोई अवयव या तत्व नहीं है, यह क्या है? ये सर्वांगीण रूप से उसमें व्याप्त है। तो सर्वांगीण रूप से व्याप्त तत्व है, ये अभिनव गुप्त ने रस के संबंध में कहा। समझ में आ गया? अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो बता दे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और यार इतने लोग देखते हो, लाइक नहीं कर सकते? कर दो जल्दी कर दो। चलिए, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुंडा कहानी प्रसाद के किस संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गुंडा कहानी। दरअसल गुंडा कहानी की बात करें तो एक इनका कहानी संग्रह है जिसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल है। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? जब मैं कहानी आपको पढ़ाता हूं तो उसमें यह भी बताता हूं कि कितने संग्रह हैं और उस कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं। तो जैसे 14 कहानियां संकलित हैं इंद्रजाल में, जिसमें सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबेला, देवरथ, विराम चिन्ह, बहुत महत्वपूर्ण है, सालवती। ध्यान रखिएगा, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह और साथियों सालवती, विराम चिन्ह और सालवती। यहां पर दो ये जो रचनाएं हैं, ये विराम चिन्ह है। देखिए कई बार पूछा गया है, ठीक है, विराम चिन्ह पूछा गया है। ये निबंध भी है। क्या है? एक निबंध भी है और एक ये कहानी भी है। तो ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विराम चिन्ह और किसकी रचना और किस विधा की रचना है। ठीक है, तो इंद्रजाल गुंडा कहानी से संबंधित है, ये आप सब जान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? चलिए, हम बात करते हैं मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने केवल दो काव्य संग्रह लिखा। कौन कौन सा? भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा है। और कई चर्चित कविताएं लिखी जिसमें ब्रह्मराक्षस बहुत महत्वपूर्ण है, भूल गलती उनकी बहुत अच्छी कविता है। तो इसके अलावा बात करें कहानियों की, तो उन्होंने कई कहानी संग्रह भी लिखे हैं और एक कहानी संग्रह उनका है सतह से उठता आदमी। और सतह से उठता आदमी जो है यह उनका कहानी संग्रह है और इसमें कुल 9 कहानियां संकलित हैं। इसमें कितनी कहानियां संकलित हैं? तो इसमें कुल 9 कहानियां संकलित हैं। तो राइट आंसर 2 हो गया। वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? देखिए, मैं अभी आपसे तुरंत इसी बात पे चर्चा कर रहा था कि एक अंगिरस होता है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि केवल एक ही रस है, एक रस की प्रधानता है, एक रस की प्रधानता है। तो करुण रस ही सभी रसों में प्रधान है, सभी रसों में करुण रस प्राप्त होता है और एक ही रस करुण रस है। ऐसी अवधारणा किस संस्कृत के कवि की है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। हम बात कर रहे थे वेणी संहार की। वेणी संहार के रचनाकार कौन है? भट्ट नारायण है। कौन है? भट्ट नारायण। भट्ट नारायण की रचना है जिसका नाम है वेणी संहार और यह एक प्रकार का नाटक है। क्या है? नाटक है। और इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो साथियों इसमें 6 अंक हैं। वेणी संहार में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। और इसमें अंगी रस कौन सा है ये पूछा जाएगा, तो इसमें वीर रस है। कौन सा अंगी रस है? तो इसमें साथियों वीर रस जो है वो प्रधान है। देखिए, सभी रसों की बात करें तो किसी एक रस से काम नहीं बन सकता है, उसमें कई रसों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक रस होता है जो हर जगह आपको देखने के लिए
मिलेगा। जैसे हम आदिकाल की बात करें तो वेणी का पहले अर्थ जान लेते हैं। वेणी का अर्थ होता है बालों की गुथी हुई चोटी। जैसे शिशु की मां जो है क्या करती है, वेणी को खींचती है। तो ये जो है वेणी है। वेणी का मतलब क्या होता है, चोटी होता है। वेणी का मतलब क्या होता है, चोटी होता है। और इसी का वेणी जो एक संस्कृत का शब्द है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है। जो एकदम सही जवाब दे देगा उसको एक रसगुल्ला इनाम में दिया जाएगा। फटाक से तुरंत गर्मा गर्म रसगुल्ला उसके घर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेणी जिसका हिंदी में अर्थ होता है चोटी, और वेणी का तद्भव क्या होता है, वेणी का तद्भव क्या होता है, जो बता देगा उसको एक गर्मा गर्म रसगुल्ला तुरंत डिलीवर किया जाएगा। 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। 30 गिनती में गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 टिंग 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 30। चलिए यहां पर एक आपको कविता, एक पंक्ति सुनाता हूं। ठीक है, एक पंक्ति सुनाता हूं। पंक्ति क्या है, कहे कभी बेनी, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। आपने सुना होगा, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। सुना है आपने, सुना है आपने, बेनी कभी और बेनी ब्याल की। ठीक है, चलिए यहां पर एक और ऑप्शन दे रहे हैं। एक टॉफी वाला प्रश्न है ये, इसमें कौन सा अलंकार है ये भी अगर कोई बता देगा तो उसको एक टॉफी इनाम में मिलेगी। चलिए फटाफट बताइए, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अगर यह भी कोई बता देगा तो एक टॉफी उत्तर में उसको फटाक से गिफ्ट कर देंगे। रसगुल्ला वाला तो ऑप्शन निकल गया, आप लोग नहीं बता पाए। चलिए यमक अलंकार, धर्मेंद्र कह रहे हैं यमक अलंकार, सही है भाइयों। चलिए तो वेणी संघार ये राइट आंसर हो गया, इसमें वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, चलिए भाई तो इनको एक टॉफी नाम में दी जाती है। क्षमा अलंकार, ये कौन सा अलंकार है गुरु, वीथी क्या है, वाह क्या प्रश्न है। चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं संस्कृत नाट्यशास्त्र से। जब हम नाटकों की चर्चा शुरू करते हैं तो वहां नाटकों की श्रेणियां कर दी गई। क्या कर दी गई, नाटकों की श्रेणियां कर दी गई। और यहां पर दो रूप भाग में इसको बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया, दो भागों में इसको बांट दिया गया नाटक को। एक को साथियों रूपक कहा गया और एक को उपरूपक कहा गया। क्या कहा गया, एक को तो रूपक कहा गया और दूसरे को क्या कहा गया, उपरूपक कहा गया। क्लियर है, याद है आप सबको, हमने इसकी चर्चा किया था। रूपक और उपरूपक दो भागों में बांट दिया गया। अब आप सब मुझे बताएंगे कि रूपक जो होते हैं किस प्रकार के काव्य होते हैं। तो रूपक, इसको हम दृश्य काव्य भी कहते हैं। और दृश्य काव्य कहने के कारण यानी कि जो आंखों से देखा जा सके, दृश्य काव्य है, इनके भेद कितने होते हैं। चलिए रूपक और उपरूपक के भेद जो बताएगा, एक टॉफी बढ़िया से उसको इनाम में मिलेगी। फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि रूपक के कितने भेद होते हैं। चलिए फटाफट बताइए, रूपक और उपरूपक के अलग अलग भेद कितने होते हैं। तो यहां पर 68 का 4 आ रहा है। ठीक है, ये तो हम मान लिए रूपक है, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप सबको जो बताना है वो ये बताना है कि रूपक के कितने भेद होते हैं। एकदम सही अरुणदीप ने बताया है, रूपक के 10 और उपरूपक के 18। ठीक है, रूपक के 10 और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। ठीक है, अब यहां बात की जा रही है रूपक की।
रूपक का ही एक भेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वीथी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीथी कहते हैं। ठीक है, अब वीथी क्या है? रूपक के भेद किया जाए, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन, ये इसके भेद होते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं आज वीथी की। वीथी क्या है? वीथी दरअसल एक रूपक है और ये एक अंक का होता है। ध्यान रखिएगा, ये वीथी क्या होता है, इसमें एक अंक होता है और एक खास बात इसमें और होती है, किसका नायक जो होता है साथियों, उसका जो नायक होता है उसमें एक ही नायक होता है, यानी कि कई नायक नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीठ मर्द कहा जाता है, जिसको आप सह अभिनेता कहते हैं, हिंदी में उसको पीठ मर्द कहा जाता है, जो नायक का साथ देता है। तो वीथी में एक अंक होता है, एक नायक होता है। नाटक के दो भेद रूपक और उपरूपक हो जाते हैं, रूपक के 10 भेद हो जाते हैं। रूपक का ही एक भेद होता है नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी और प्रासन। और आज हम पढ़ रहे हैं वीथी। वीथी में एक अंक होते हैं, एक अंक और एक ही इसमें नायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरार तार्जुनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए फटाफट बताइए। किरार तार्जुनियम जो है, यह महाभारत की कथा पर आधारित एक रचना है। ठीक है, महाभारत की कथा पर आधारित एक रचना है और यह जो रचना है, इसकी रचनाकार कौन है, यह भी आपको बताना है। किरार तार्जुनियम, चलिए मैं बताता हूं। किरार तार्जुनियम जो है, किरात वेशधारी, किरात वेशधारी अ, अर्जुन की चर्चा की गई है। तो इसके कुछ श्लोक भी पूछे जाते हैं और तो देखते हैं। दरअसल किरातार्जुनीयम एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक स्वर का अंतिम पद जो है, अंतिम पद, उसमें लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके रचनाकार कौन है? महाकवि भारवी हैं। कौन है? महाकवि भारवी। ठीक है, महाकवि भारवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारवी, भारवे अर्थ गौरवम। भारत भारवी किसके लिए जाने जाते हैं? तो भारवी जो कवि हैं, ये अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, भारवी किसके लिए जाने जाते हैं? तो कई बार पूछा गया है, तो ये अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने महाभारत के वन पर्व पर, किस पर्व पर? महाभारत के वन पर्व पर 18 सर्गों में इसकी रचना किया है। किसकी रचना किया है? 18 पर्वों की रचना किया है। 18 सर्ग, सॉरी, महाभारत के वन पर्व के 18वां सर्ग है। महाकाव्य में से 18 सर्ग हैं और भारवी ने केवल एक अक्षर वाला श्लोक भी लिखा है। ठीक है, भारवी ने एक अक्षर वाला श्लोक लिखा है। एक अक्षर वाला श्लोक, जो बता देगा वह कौन सा अक्षर है, उसको एक टॉफी मिलेगी। वाला श्लोक लिखा है जिसमें केवल एक अक्षर है। कौन सा अक्षर है? अगर कोई कमेंट करके बता देगा तो उसे एक टॉफी इनाम में दी जाएगी। फटाफट कमेंट करके बताइए। भारवी ने एक अक्षर वाला श्लोक लिखा है। चलिए, एक अक्षर वाला
श्लोक उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने, भारवी ने एक अक्षर वाला श्लोक लिखकर और साहित्य में अमरता प्राप्त की है। ठीक है, एक अक्षर वाला श्लोक ना। श्री में तो कई अक्षर हैं भाई, श्री में तो कई अक्षर हैं। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। मैं बताता हूं। दरअसल भारवी की बात करें तो भारवी देखिए शुरुआत तो श्री से करते हैं और अंतिम लक्ष्मी से करते हैं। उनका एक श्लोक है जो कई बार पूछा जाता है, ननो न नोन न नोन नुन्नो नुन्नानो नाना 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 ना ननु नुनुन्नुन्नो नुनुन्नुन्नो नानेना नुनुन्नुन्नु नुत। मतलब न वर्ण को लेकर, न अक्षर को लेकर उन्होंने श्लोक की रचना कर दी। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने, ये श्लोक उनका बहुत चर्चित है, कई बार पूछा भी गया है कि ये जो श्लोक है किसने लिखा है, एक अक्षर वाला। तो चलिए कभी और होगा तो और डीपली इनको बताएंगे, पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वारण्य बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? उठो जागो, भैया उठो जागो, किसका है? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है, क्या नाम है? कठोपनिषद कहा जाता है उसको, कठ उपनिषद। कठोपनिषद, संधि संधि विच्छेद भी करते हैं इसमें। कठ धन उपनिषद, आ धन उ बराबर ओ, कठोपनिषद हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। और यह किसके रूप में आता है? तो ये नचिकेता के प्रश्न प्रतिपक्ष के रूप में प्राप्त होता है। सहसा विदतीत न क्रियाम, सहसा विदतीत न क्रियाम, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन ऐसा रचनाकार है जिसने यह लिखा है कि आ, किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। एक सूक्ति है। ठीक है, तो यह सूक्ति किसकी है साथियों? यह सूक्ति है भारवी की। ठीक है, भारवी की कृति है। तो भारवी सही लिखा है? नहीं, होता है भारवी। भारवी ने यह सूक्ति लिखा है कि कोई भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है किरातार जुनियम से। किरातार किरातार जुनियम से लिया गया है, जिसकी चर्चा अभी पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। आप सब बताएंगे कि भारवी का वास्तविक नाम क्या था और इनको क्या उपाधि मिली थी? भारवी का वास्तविक नाम क्या था? भारवी का वास्तविक नाम क्या था और इनको क्या उपाधि मिली थी? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दरअसल भारवी का जो वास्तविक नाम था साथियों, वो था दामोदर। क्या नाम था? दामोदर। दामोदर इनका नाम था। और इनको जो उपाधि मिली थी, भारवी की उपाधि मिली थी। अब आप सबको बताना है कि दामोदर किसका पर्यायवाची है? दामोदर किसका पर्यायवाची है? आप सबको यह कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? आपको बताना है हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? यहां पर
संप्रसारण विधि का मतलब क्या होता है? संप्रसारण सम उपसर्ग में है, प्रसारण शब्द आया हुआ है। इसका मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना या विस्तार करना। फैलाना या विस्तार करना। तो यहां पर प्रभु शब्द है। क्या है? प्रभु शब्द है, छोटा उ की मात्रा है, और इसमें क्या कर दिया गया है? इसका विस्तार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विस्तार कर दिया गया है। तो जब विस्तार कर दिया जाता है तो यहां छोटा उ से क्या कर दिया गया है? ओ की मात्रा को लाकर रख दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रासन। अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनम दृष्टि। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? चलिए फटाफट बताइए। तो यह युक्ति एक ग्रंथ है सुकनाशोपदेश, जिसमें सुक के 3 जन्मों की कथा बताई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा कादंबरी सुकनाशोपदेश। वेत्सी आख्यात पद में कौन सा अलंकार है? वेत्सी आख्यात। तो यहां पर अलंकार लिख के बल्कि गलत कर दिया गया है, तो आप ये जानते हैं वेत्सी आख्यात में कौन सा है। तो यहां पर लट लकार है, यहां लकार होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में नई तत्पुरुष समास कौन सा है? नई का मतलब होता है न या अन। ठीक है, न या अन का जो बोध कराने वाला तत्पुरुष समास होता है वहां पर नई समास होता है। जैसे रोग मुक्त राजपुरुष अभाव पुत्र हितम। यहां पर जो न का बोध कराने वाला है वहां पर देखें तो आया है अभाव। अभाव का मतलब जिसमें आसानी से आप न शब्द को लगा सके, अभाव न भाव। ठीक है, नए तत्पुरुष समास है। रोग मुक्त में अपादान तत्पुरुष है, राजपुरुष में संबंध तत्पुरुष है, और पुत्र हितम में संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी कौन है? सही जोड़ी कौन है? तो यहां आपको बताना है रामायाम। राम रामौ राम, राम रामौ राम, रामम रामौ रामन, रामेण रामाभ्यम रामई है। तो यहां पर सही जोड़ी कौन सी है? तो यह भी नहीं सही है। गावह, गावह भी जो है वह सही नहीं है। तो सही कौन सी है? गौर्याह, यह पंचम विभक्ति है। दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है? तो दुह जो धातु है, दुह पच, ये कुछ धातुएं होती हैं, इनमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? याच धातु है, पच धातु है, दुह है, ठीक है, धी है। ये कितनी धातुएं होती हैं और इनका जो प्रयोग है वह किस वचन में किया जाता, किस विभक्ति के लिए किया जाता है, ये आप सब बताएंगे। संस्कृत साहित्य लगता है कि आप, और संस्कृत व्याकरण लगता है आप लोग कम पढ़ते हैं। चलिए, चलिए मैं ही बताता हूं। तो यहां पर जो बात की गई है वो राइट आंसर करता है दुह। इसका मतलब दूध नहीं होता, दुहना होता है। और इसका वर्तमान काल का जो रूप होता है वो लट लकार है। मध्यम पुरुष एक वचन, इसका रूप हो जाता है मध्यम पुरुष एक वचन, यानी कि दोक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है मातारम नील नीलीयते कृष्ण, मातरी नीलीयते कृष्ण, मातुर्नी
लीयते कृष्णः, मात्रा निलीयते कृष्णः, यहां पर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में है। आप लोग इतने आलसी हैं कि वैसे भी जवाब देते नहीं हैं। कल इसी क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के प्रश्न कैसे थे, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, 90% तक की छूट के साथ आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शिवरात्रि।